रचना अभी मायके पहुंची ही थी कि हॉल के बीच में खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, भाभी, इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, इसलिए कागज निकलवाने की नौबत मत लाना। यह सुनकर रसोई में काम कर रही सरिता के हाथ एकदम से रुक गए। वो धीरे धीरे बाहर आई और हाथ पोंछते हुए शांत चेहरे से बोली, कौन सा हक दीदी? जिस घर में साल में 2 बार आती हो उस घर का हक ले रही हो। तो रचना बीच में ही बोल पड़ी, आना जाना अलग बात है भाभी, जन्म तो यही हुआ है ना मेरा। ये घर मेरे पापा का है और पापा का मतलब मेरा भी। जन्म यहाँ हुआ है तो क्या हुआ दीदी, जिम्मेदारी निभाई है कभी? जब पापा जी अस्पताल में थे तब तुम कहाँ थी? जब लोन की किस्त भरनी थी तब किसने गहने गिरवी रखे थे? भाभी के मुंह से ये सुनकर रचना का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से बोली, भूलो मत भाभी, मैं बेटी हूँ इस घर की और बेटी का हक कोई छीन नहीं सकता। तो सरिता ने भी हंसते हुए जवाब दिया, और बहू क्या होती है, किराएदार। जब सब ठीक चलता है तब भाभी भाभी, और जैसे ही बात पैसे की आई तो सीधा हिस्सा। तभी उन दोनों की बहस सुनकर अंदर से सरिता का पति निकल कर आया और तेज आवाज में बोला, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तो रचना तुरंत भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। भैया, साफ साफ बताओ, इस घर में मेरा हिस्सा है या नहीं? तो पवन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हिस्सा तो है, कानून भी कहता है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी सरिता ताली बजाते हुए बोली, वाह, कानून याद है, लेकिन वो दिन याद नहीं है जब तुम्हारी बहन ने शादी के बाद मुड़कर भी नहीं देखा था कि घर कैसे चल रहा है। तो रचना झल्ला उठी, भाभी, मैं अपना ससुराल संभालूं या यहाँ आकर चौका बर्तन करूं? तो सरिता ने तीखी आवाज में कहा, चौका बर्तन नहीं दीदी, जिम्मेदारी। जब माँ जी की दवाई के पैसे नहीं थे तब एक फ़ोन भी नहीं किया तुमने। तभी सरिता की सास विमला जी अंदर कमरे से निकल कर आई। बहू, जुबान संभाल के बात कर, बेटी से ऐसे बात करते हैं क्या? तो सरिता ने सीधा जवाब दिया, माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। रचना ने आंखें तरेरी, सच ये है भाभी कि तुम इस घर को अपनी जायदाद समझने लगी हो, इसलिए डर रही हो। सरिता ने बिना पलक झपकाए कहा, डर मुझे? मैं तो चाहती हूँ दीदी कि हिसाब खुलकर हो। आज ही बैठो, अभी बैठो। जितना खर्चा मैंने किया है, जितना कर्ज चुकाया है, सब जोड़ लेते हैं, फिर हिस्सा निकाल लेना। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पवन ने धीरे से कहा, इतनी बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो सरिता उसकी तरफ मुड़ी, बात मैंने बढ़ाई है या तुम्हारी बहन ने? आते ही हिस्सा। कभी ये भी पूछा है कि घर कैसे चल रहा है? रचना ने गुस्से में बैग सोफे पर पटका, ठीक है, हिसाब कर लो, पर प्रॉपर्टी में नाम मेरा भी जुड़वा दो, वरना मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। सरिता पास आकर खड़ी हो गई और बोली, दीदी, नाम जुड़वाने से पहले ये बताओ, जो पापा ने इस घर के लिए लोन लिया था तब तुमने एक किस्त भी भरी थी क्या? जब छत टपक रही थी तब तुमने एक ईंट भी लगवाई थी क्या? सिर्फ कागज़ पर नाम लिखवाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। तो क्या बेटी होना गुनाह है भाभी? क्या शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है? रचना ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। तो सरिता ने गहरी सांस ली और बोली, पराया नहीं होती दीदी, लेकिन हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। तुमने खुद दूरी बनाई। आज जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है तो याद आ गया कि ये घर तुम्हारा भी है। ये सब सुनकर विमला जी ने फिर टोका, बहू, तू बात को घुमा रही है, अरे हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। सरिता ने साफ शब्दों में कहा, दे देंगे माँ जी,
ज़रूर देंगे हिस्सा, लेकिन पहले कर्ज का आधा हिस्सा भी तो लेना पड़ेगा ना। पापा के इलाज का, घर की मरम्मत का, बिजली के बकाया बिल का, सब आधा आधा। यह सुनकर रचना एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, मैं अपने पति से बात करूँगी, वो देख लेंगे सब। तो सरिता ने तुरंत कहा, हाँ ज़रूर कर लो दीदी, और उनसे ये भी पूछ लेना कि जब यहाँ मुश्किल थी तब उन्होंने 1 रुपया भी क्यों नहीं भेजा। पवन झल्ला गया, बस करो तुम दोनों, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। सरिता ने कड़वे स्वर में कहा। पड़ोसी तब भी सुन रहे थे पवन। जब बैंक वाले दरवाजे पर खड़े थे तब किसी को इज्जत की चिंता नहीं थी। रचना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ अभी भी तेज थी। तो साफ बोल दो ना भाभी कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना। सरिता ने सीधा जवाब दिया, मैं कुछ नहीं रोक रही, जो सही है वो होगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए हिस्सा नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ मिलेगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। तभी रचना ने आखिरी वार किया, अगर पापा जिंदा होते ना तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ। यह सुनकर सरिता की भी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत आवाज़ में बोली, अगर पापा जिंदा होते ना दीदी तो शायद आज ये दिन ही नहीं आता, क्योंकि वो जानते थे किसने उनका साथ दिया और किसने नहीं। यह सब सुनकर पवन ने सिर पकड़ लिया। विमला जी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और रचना दरवाजे के पास खड़ी रह गई। तभी सरिता ने धीरे से लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, आज फैसला होगा, या तो हम बैठकर साफ साफ सब बांटेंगे, या फिर इस घर की शांति हमेशा के लिए ख़त्म, समझो। लेकिन आधा सच लेकर मैं पीछे नहीं हटूंगी। रचना ने पलटकर देखा, तो ठीक है भाभी, आज ही बैठते हैं, देखते हैं किसका कितना सच है। आज पहली बार रिश्ते से ज़्यादा हिस्सा भारी पड़ रहा था और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ननद रचना ने कुर्सी खींचकर जोर से बैठते हुए कहा, चलो भाभी, अभी निकालो हिसाब, देखती हूँ कितना कर्ज है और कितना नाटक है। तो सरिता अंदर कमरे में गई और एक पुरानी फाइल, बैंक की पासबुक और कुछ रसीदें लेकर आई। उसने सब टेबल पर फैला दिया, जैसे आज कोई घर का नहीं बल्कि अदालत का मामला चल रहा हो। ये देखो, सरिता ने पहली रसीद उठाई। पापा का अस्पताल का बिल 2,50,000, इसमें से 1.5 लाख मैंने अपने गहने गिरवी रख कर दिए थे। ये गिरवी की पर्ची है। रचना ने कागज हाथ में लिया, आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर बोली, तो पापा थे हमारे, तुमने दिया तो एहसान मत जताओ। यह सुनकर सरिता का चेहरा सख्त हो गया। एहसान नहीं जता रही हूँ दीदी, हिसाब बता रही हूँ, क्योंकि हिस्सा मांगते समय यही हिसाब काम आता है। पवन चुप बैठा था, पसीना माथे पर साफ दिख रहा था। सरिता ने दूसरी फाइल खोली। घर की छत की मरम्मत 1,40,000, बैंक से पर्सनल लोन लिया गया था। EMI हर महीने मेरे अकाउंट से गई है, ये स्टेटमेंट है। रचना ने तुरंत कहा, भैया का भी तो अकाउंट है, सिर्फ तुमने ही सब किया है क्या? तो सरिता ने सीधे अपने पति की तरफ देखा। बोलो, EMI किसके अकाउंट से गई है? तो पवन ने धीरे से कहा, उस समय मेरी सैलरी कम थी। वो आगे कुछ कहता, रचना उससे पहले ही बीच में ही बोल पड़ी, तो क्या हुआ, तुम दोनों एक ही तो हो, पैसा कहीं से भी आया हो। सरिता ने टेबल पर हाथ मारा, नहीं दीदी, जब हिस्सा अलग जाएगी तो जिम्मेदारी भी अलग गिनी जाएगी। विमला जी ने भारी आवाज़ में कहा, बहू, तू बार बार वही बात दोहरा रही है, बेटी पर ताना मत मार। तो सरिता ने पलटकर जवाब दिया, मैं ताना नहीं मार रही हूँ माँ जी, मैं बता रही हूँ कि घर चलाना सिर्फ नाम का नहीं होता, खून पसीना लगता है। रचना की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जिद कम नहीं हुई। ठीक है, जितना खर्चा हुआ है
उसका आधा मैं दे दूंगी, लेकिन पहले घर की कीमत लगाऊं, आधा हिस्सा अभी चाहिए। ये सुनकर सरिता एक पल को चुप हुई, फिर बोली, कीमत लगवानी है तो लगवा लो, लेकिन जो कर्ज अभी बाकी है वो भी आधा आधा होगा। बैंक का नोटिस आया है पिछले महीने, ये देखो। रचना ने नोटिस देखा, चेहरा थोड़ा उतर गया। भैया ये सच है? तो पवन ने धीरे से कहा, हाँ दीदी, 2 किस्त लेट हो गई थी। रचना ने ताना मारा, इतनी जिम्मेदारी निभाई है तो किस्त लेट कैसे हो गई? सरिता की आंखों में आग बरस रही थी, क्योंकि उस महीने तुम्हारे भतीजे की फीस और माँ जी की सर्जरी दोनों साथ में थी, और मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो पैसा छाप दूँ। कमरे में चुप्पी फैल गई। रचना ने धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मुझे भावनाओं से नहीं, कागज से मतलब है। मेरा नाम जुड़वाओ प्रॉपर्टी में। तो सरिता ने सीधा जवाब दिया, नाम जुड़वाना है तो पहले आधा कर्ज अपने नाम करवाओ। अभी चलो बैंक, आज ही। रचना हिचकिचाई, अभी ऐसे कैसे? सरिता ने बिना झिझक कहा, जब हिस्सा अभी चाहिए तो जिम्मेदारी भी अभी, वरना ये सिर्फ लालच है, हक नहीं। पवन ने सिर उठाया, पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, दीदी बात गलत नहीं है, अगर नाम जुड़वाना है तो लोन में भी जुड़वाना पड़ेगा। रचना ने भाई को घूरा, तुम भी भाभी के साथ हो गए हो? तो पवन ने थके हुए स्वर में कहा, मैं सच के साथ हूँ दीदी, मैं दोनों के बीच फंस चुका हूँ, रोज रोज के लड़ाई नहीं झेल सकता। विमला जी की आंखें भर आई, घर को बांट दोगे क्या तुम लोग? तो सरिता ने नरम लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, मैं घर बांट नहीं रही माँ जी, मैं सिर्फ साफ साफ करना चाहती हूँ कि ये घर सिर्फ नाम से नहीं चलता, जिम्मेदारी से चलता है। रचना कुछ देर तक कागज़ों को देखते रही। उसका चेहरा अब पहले जैसा तेज नहीं था। उसने धीमे से कहा, अगर मैं आधा कर्ज नहीं ले पाई तो सरिता ने उसी लहजे में जवाब दिया, तो फिर आधा घर भी नहीं ले पाओगी, क्योंकि दोनों साथ आते हैं। पवन ने लंबी सांस ली, सोच लो दीदी, फैसला जो करना है, या तो साथ रहेंगे बिना हिस्से की बात के, या फिर सब कानूनी तरीके से साफ करेंगे, लेकिन आधा सच नहीं चलेगा। रचना की आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों थे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताऊंगी, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। सरिता ने शांत स्वर में कहा, ख़त्म तभी होगी दीदी जब बात साफ होगी। कमरे की हवा भारी थी, फैसला अभी बाकी था, लेकिन अब खेल सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, कागज और कर्ज का हो चुका था। 3 दिन बाद दोपहर के समय दरवाजे की घंटी बजी, और इस बार रचना अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पति भी था। चेहरे पर सख्ती, हाथ में एक फाइल और आंखों में सीधा हिसाब लेने वाली ठंडक। रचना ने अंदर आते ही बिना नमस्ते किए कहा, भाभी हमने सोच लिया है, अब बात साफ साफ होगी, वकील से सलाह ले ली है। तो सरिता ने आंखें सीधी रचना पर टिकाई और बोली, अच्छा है दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि बात साफ हो। तभी रचना का पति आगे बढ़ा, देखिए भाभी जी, कानून के हिसाब से बेटी बराबर की वारिस होती है, प्रॉपर्टी में इनका नाम जुड़ना ही चाहिए। हम झगड़ा नहीं चाहते, बस हक चाहते हैं। पवन सोफे से उठ खड़ा हुआ, जीजा जी, हक से किसने मना किया, लेकिन लोन का क्या? तो रचना तुरंत बीच में ही बोल पड़ी, लोन आप दोनों ने लिया था भैया, हमसे पूछकर थोड़ी ना लिया था। लोन घर के लिए लिया था दीदी, जिस घर में तुम हिस्सा चाहते हो, जिम्मेदारी भी उसी की होगी। रचना का पति थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, देखिए हम कर्जा लेने नहीं आए, हम अपना नाम दर्ज कराने आए हैं, कर्ज आपकी जिम्मेदारी है। यह सुनकर सरिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, तो फिर फ़ायदा आपका और बोझ हमारा, यह कौन सा हिसाब है? विमला जी बीच में ही बोल पड़ी, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो?
बेटी है घर की, नाम जुड़वा दो। सरिता ने पहली बार सास की तरफ सीधा देखा। माँ जी, जब बैंक वाले नोटिस लेकर आए थे तब आपने बेटी को फ़ोन किया था क्या? तब भी तो ये घर उसका था। कमरे में खामोशी छा गई। रचना झल्ला गई। भाभी, हर बात में ताना। आप मुझे लालची दिखाना चाहती हैं। सरिता ने धीमे लेकिन चुभते हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा रही, बस आईना सामने रख रही हूँ। तभी रचना का पति फाइल खोलकर बोला, हमने प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत निकलवाई है। मार्केट वैल्यू 40 लाख है। आधा हिस्सा 20 लाख का होता है। अगर नाम नहीं जोड़ना चाहते तो ये रकम दे दीजिए। यह सुनकर पवन जैसे कुर्सी पर धंस गया हो। इतना पैसा, और वो भी अभी। तो रचना ने भाई की तरफ देखकर कहा, भैया, ये मेरा हक है, भीख नहीं मांग रही हूँ। तो पवन ने पहली बार थोड़ा मजबूर होकर कहा, दीदी, जीजा जी, अगर घर बिकेगा तो पहले बैंक का कर्ज कटेगा। ये तो सीधी सी बात है। रचना की आंखें भर आई, लेकिन जिद अब भी जिंदा थी। तो क्या आप लोग घर बेच देंगे? सरिता ने जवाब दिया, अगर मजबूरी आई हो तो हाँ, लेकिन किसी एक के दबाव में नहीं, सबके बराबर फैसले से। रचना का पति धीमे से बोला, देखिए, हम कोर्ट जाना नहीं चाहते, पर मजबूर मत कीजिए। ये सुनकर सरिता एक कदम आगे आई। कोर्ट चले जाइए जीजा जी, वहाँ भी यही होगा। पहले कर्ज कटेगा, फिर हिसाब बटेगा, और कोर्ट की फीस अलग है। विमला जी रोने लगी। घर की बात अदालत तक पहुँचाओगे? पवन ने सिर पकड़ लिया। दीदी, मैं थक गया हूँ। रोज़ रोज़ की ये खींचतान अब बर्दाश्त नहीं होती। रचना अचानक फट पड़ी। थक गई? मैं नहीं थकी क्या? हमेशा यही सुनती रही कि बेटी पराया धन होती है, और जब अपने हक की बात कर रही हूँ तो सबको चुभ रहा है। सरिता की आवाज़ पहली बार थोड़ी नरम हुई। तुम्हारा हक मुझे भी मंजूर है दीदी, लेकिन ये लड़ाई सबसे ज़्यादा भरोसे की हो गई है। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं, और हमें तुम्हारी नीयत पर। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। रचना का पति बोला, ठीक है, आखिरी बात है, या तो नाम जोड़िए या 6 महीने में रकम दीजिए, वरना हम लीगल नोटिस भेजेंगे। सरिता ने बिना डरे कहा, 6 महीने ठीक है, लेकिन तब तक तुम भी हर महीने आधी EMI ट्रांसफ़र करोगे, लिखित में। रचना हिचकिचाई, हर महीने? तो सरिता ने सिर हिलाया, हाँ दीदी, क्योंकि हिस्सा सिर्फ एक दिन की रकम नहीं, हर महीने की जिम्मेदारी भी होती है। पवन ने धीरे से कहा, दीदी, अगर तुम सच में बराबरी चाहती हो तो बराबरी निभानी भी पड़ेगी। रचना ने भाई को देखा, फिर अपने पति को, फिर उस घर की दीवारों को जहाँ उसके बचपन की हंसी गूंजी थी, और आज वही दीवारें गवाह बनी खड़ी थीं। आखिर उसने भारी आवाज़ में कहा, ठीक है, 1 महीने का वक्त दो, मैं फ़ैसला लेकर आऊँगी। या तो जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लूँगी, या फिर हमेशा के लिए ये बात बंद। सरिता ने आखिरी बार कहा, फैसला जो भी हो, आधा सच मत लाना दीदी। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज़ नहीं गूंजी, पूरा घर हिल गया। अब आखिरी फैसला बाकी था, जो या तो रिश्ते बचाएगा या हमेशा के लिए बांट देगा। पूरा 1 महीना घर में जैसे घड़ी की टिक टिक की तरह बीता। हर दिन यही सवाल लटकता रहा कि रचना क्या फ़ैसला लेकर आएगी। सरिता बाहर से शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ गिनती थी। EMI की तारीखें, बैंक का मैसेज, बच्चों की फीस, और सबसे ज़्यादा रिश्तों की दरार। ठीक 1 महीने बाद शाम को दरवाज़ा फिर खुला। इस बार रचना अकेली थी। न हाथ में कोई फाइल, न चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा, न आँखों में जिद, बस नज़रें झुकी हुई थीं। पवन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। दीदी आओ। तो रचना ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, आज लड़ने नहीं, अपनी गलती मानने आई हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता भी रसोई से बाहर आकर
दरवाजे पर खड़ी हो गई। रचना धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, इस 1 महीने में मैंने बहुत सोचा, वकील से भी बात की, अपने पति से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद से बात की तो मुझे समझ आया कि मैं घर लेने आई थी, घर बचाने नहीं। मैं हिस्सा मांग रही थी, लेकिन ये नहीं देख रही थी कि इस घर को संभाल कौन रहा है। कहते हुए रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। जब पापा बीमार हुए मैं नहीं आई, जब कर्ज चढ़ा मैं नहीं आई, जब माँ को दवा चाहिए थी मैं नहीं आई, लेकिन जब मकान की कीमत बढ़ी तब मुझे अपना हक याद आ गया। सच कहूँ भाभी, गलती मेरी थी। ये देखकर विमला जी की आंखें भर आई। पवन चुपचाप बहन को देखता रह गया। रचना सरिता के पास गई और बोली, भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर खड़ी रही और मैं बेटी होकर भी फर्ज भूल गई। मैंने हिस्सा मांगकर बहुत गलत किया। सरिता की आंखें भी नम हो गई। उसने तुरंत रचना के हाथ पकड़ लिए और बोली, दीदी, रिश्तों में माफ़ी नहीं होती, बस समझ आनी चाहिए। आज तुम्हें समझ आ गई, वही काफ़ी है। तो रचना रोते हुए सरिता के गले लग गई। विमला जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटियां हिस्सा लेकर नहीं, घर जोड़कर बड़ी होती हैं। तभी रचना ने तुरंत अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए बोली, भाभी, यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन पापा के कर्ज की पहली किस्त समझकर लाई हूँ। अब हिस्सा नहीं मांगूंगी, जिम्मेदारी निभाऊंगी। ये सुनकर सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टेबल पर रखी फाइल बंद कर दी, जैसे किसी केस की सुनवाई पूरी हो गई हो। अगले दिन रचना जब वापस गई तो खाली हाथ नहीं, अपने साथ रिश्तों की कीमत समझकर गई। क्योंकि दोस्तों, घर दीवारों से नहीं बनता, घर जिम्मेदारी और प्रेम से बनता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।